नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल तरुण जी के ट्रिक में। मैं हूं तरुण और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं मध्य प्रदेश पुलिस के लिए एक स्पेशल वीडियो। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमारे ओल्ड क्वेश्चंस हैं जो कि जेल प्रहरी और मध्य प्रदेश पुलिस में पहले आ चुके हैं एग्जाम्स में, हम उनको डिस्कस करेंगे। और आप देखेंगे कि जब आप एग्जाम्स देने जाएंगे तो यही क्वेश्चंस आपको जो अभी एग्जाम्स होने वाला है उसमें आपको मिलेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश पुलिस जो कि गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है उसका पेपर कुछ दिन बाद होने ही वाला है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अब हमारे चैनल पर बने रहें और जो वीडियो है उनको रेगुलर वॉच करें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हम डाल रहे हैं वो ओल्ड क्वेश्चंस पेपर से डाल रहे हैं और वही पेपर में सीधे सीधे आने के चांसेस है। यदि फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो आप एक लाइक ज़रूर दिएगा और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ आप हमारे साथ टेस्ट भी दे सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर क्वेश्चन बोलेंगे और उसके आंसर थोड़ी देर बाद बताएंगे, तो आप चाहे तो अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए विख्यात है। क्योंकि आपको पता है काजीरंगा नेशनल पार्क जो एक सींग वाला गैंडे के लिए फेमस है और ये पड़ता है हमारा असम में। साथ ही साथ हम बात करें काजीरंगा नेशनल पार्क तो असम में है और मानस भी कहाँ पर है, असम में। तो ये दोनों क्वेश्चंस बहुत बार पूछते हैं कि काजीरंगा और मानस जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है, असम में। फिर हम बात करते हैं एक सींग वाला गैंडा तो असम में मिलता है, लेकिन अब क्वेश्चंस घुमा के पूछने लगे। क्वेश्चन पूछते हैं असम के बाद, या ऑप्शन में असम ही नहीं रहेगा तो बोलेगा असम के बाद, या फिर जो असम का ऑप्शन ही रहेगा एक सींग वाला गैंडा कहाँ मिलता है, तो आपको पश्चिम बंगाल भी याद रखना है। लेकिन यदि बात करते हैं सबसे पहला हमारा असम ही आएगा। साथ में असम में ब्रह्मपुत्र नदी बहती है जिसके ऊपर सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है हमारा माजुली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हमारा कि 1948 में संविधान सभा ने भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की। भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति मतलब जो हमारा संविधान बन रहा था तो एक राष्ट्रीय भाषा बनाने की बात चल रही थी और कौन कौन सी भाषा उनके लिए एक आयोग बनाया था, याद रखिएगा। तो इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो याद रखिएगा जो हमारा संविधान सभा था उस टाइम पे जो भाषाई आयोग प्रांत के जो अध्यक्ष बनाए थे, नियुक्त किया था, न्यायमूर्ति SK धर को नियुक्त किया गया था। और जो हमारा सबसे पहला संविधान था उसमें 14 भाषाएं थी। धीरे धीरे करके अब हमारी 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हो गई, 22 भाषाएं हो गई, आप याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, पूछा है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में गन कैरेज फैक्ट्री स्थित है। ऑप्शन ए है उज्जैन, ऑप्शन बी है जबलपुर, ऑप्शन सी है ग्वालियर और ऑप्शन डी है भोपाल। यदि आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो आपको पता है मध्य प्रदेश में सबसे फेमस जो गन कैरेज फैक्ट्री है वो क्या है, जबलपुर में। और जबलपुर में व्हीकल फैक्ट्री भी है तो याद रखिएगा, पर गन कैरेज फैक्ट्री कहाँ मिलेगी आपको, जबलपुर में मिलेगी। और पहला विकलांग पुनर्वास केंद्र भी हमारा कहाँ पड़ता है, जबलपुर में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों, क्या पूछा है कि मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति नंदना प्रिंट के कपड़े पहनती है। कौन से प्रिंट के, नंदना प्रिंट के कपड़े पहनती है। ऑप्शन ए है कोरकू, ऑप्शन बी है हलवा, ऑप्शन सी है भील और ऑप्शन डी है बैगा। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भील, क्योंकि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है भील, याद रखिएगा। और भारत की पूछे तो गौड़ आपको याद रखना, लेकिन मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, भील, और भारत की कौन सी है, गौड़। तो जो नंदना प्रिंट के कपड़े कौन पहनते हैं, भील लोग ही पहनते हैं। और भारत में सबसे ज़्यादा जनजातियाँ भी आप रखिएगा मध्य प्रदेश में रहती हैं, याद रखिएगा। तो सबसे ज़्यादा ST के लोग कहाँ पर रहते हैं, मध्य प्रदेश में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश के किस जिले में मार्च 2018 में 5वां नदी उत्सव आयोजित किया गया था। 2018 की बात कर रहे हैं तो ऑप्शन ए है शिवपुरी, ऑप्शन बी है होशंगाबाद, ऑप्शन सी है सतना और ऑप्शन डी है भिंड। तो याद रखिएगा जो नदी उत्सव हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, होशंगाबाद, आपको याद रखना है 5वां। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 1959 में पंचायती राज स्थापित करने वाला प्रथम राज्य था, और ये क्वेश्चन जो था ना पटवारी के एग्जाम्स में भी रिपीट हुआ था। तो ऑप्शन क्या है, ये हरियाणा, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है पंजाब। तो जो सबसे पहला हम पंचायती राज्य की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू ने स्टार्ट किया था राजस्थान से, याद रखिएगा। तो 1959 में जो पंचायती राज स्थापित करने वाला प्रथम जो राज्य कौन था राजस्थान। लेकिन पंचायती राज के आधार पर चुनाव कराने वाला पहला राज्य कौन सा था, याद रखिएगा मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में ये कितने स्तरीय है, त्रिस्तरीय है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा
कि खालिस्तान अवसर की पूर्व संध्या पर बच्चों को राष्ट्रीय बहादुर पुरस्कार से वार्षिक रूप से हम क्या करते हैं, सम्मानित करते हैं। तो बताना है कि किसकी संध्या पर ये दिया जाता है, स्वतंत्रता दिवस की, गणतंत्र दिवस की, बाल दिवस की और गांधी जयंती के अवसर पर। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा गणतंत्र दिवस की संध्या पर हम क्या देते हैं, राष्ट्रीय बहादुर पुरस्कार। ये पुरस्कार उन बच्चों को दिया जाता है जिन्होंने अपने मतलब कि जीवन को जोखिम में डाल के किसी दूसरे की जान को बचाया हो, तो उनको ही हम गणतंत्र दिवस की शाम को क्या देते हैं, राष्ट्रीय बहादुर पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों हमारा, मध्य प्रदेश की जो राज्य मछली है महासर, ये भी आप याद करिएगा, मध्य प्रदेश की जो राजकीय मछली क्या है, महासर, खालिस्तान जीन से संबंधित है। ऑप्शन ए हमारा प्रस्टिस, ऑप्शन बी हमारा एंटीगोनिया, ऑप्शन सी हमारा टिनका और ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा टोर। तो ये किस जीन से संबंधित है, याद रखिएगा टोर। तो भाई ये क्वेश्चन तो कितनी बार रिपीटेड हुआ है कि मध्य प्रदेश की राजकीय मछली कौन सा है, तो महासर याद रखना है। लेकिन उसके साथ अब एक चीज़ और याद रख लीजिएगा, कौन सा जीन है, टोर। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस हैं यही क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं। तो पहले राजकीय मछली जो कि क्वेश्चन हर किसी को याद होता है, तो अब वो क्या पूछने लगे, उसका जीन, तो आपको टोर जीन याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों हमारा, कि प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का आदर्श वाक्य इनमें से लिया गया है। ऑप्शन ए हमारा 1935 के भारत सरकार अधिनियम से, ऑप्शन बी हमारा रूसी क्रांति से, ऑप्शन सी हमारा फ्रांसीसी क्रांति से और ऑप्शन डी हमारा आयरिश क्रांति से। तो जो हमारी प्रस्तावना है संविधान की, उसमें न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो वाक्य लिया गया है वो आपको याद रखना है रूसी क्रांति से, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कि किस राज्य में ओणम नामक त्योहार मनाया जाता है। ओणम, करेक्ट, केरला, गोवा और तमिलनाडु। तो जो इसका राइट आंसर होगा केरल। तो केरल में कौन सा त्यौहार मनाते हैं हम, ओणम त्यौहार मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्तों, बोलता है खालिस्तान के लिए नए विकास बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ भारत के प्रथम ऋण समझौता को हस्ताक्षर किया है। प्रथम ऋण समझौता किस लिए किया गया है, देखते हैं। पहला ऑप्शन, प्रमुख जिला सड़क परियोजना का विकास एवं उन्नयन के लिए, समावेशी परियोजना के लिए, भारत में अभिनव के लिए, जल क्षेत्र पुनर्गठन परियोजना के लिए और बेहतर कनेक्टिविटी कार्यक्रम के माध्यम से समावेशी शिक्षा के लिए। तो मध्य प्रदेश ने जो न्यू डेवलपमेंट बैंक से जो ऋण लिया है वो लिया है दोस्तों प्रमुख जिला सड़क परियोजना का विकास और उन्नयन के लिए। और ये करंट का क्वेश्चन था जो उस टाइम पे जो पेपर हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1994 में तिहाड़ जेल में सुधार लाने के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित आईपीएस अधिकारी का नाम बताएं। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो होता है वो फिलीपींस के राष्ट्रपति का जो नाम है ना, रेमन मैग्सेसे, उसी के नाम पे दिया जाता है और उसको एशिया का हम नोबेल भी कहते हैं। तो उन अधिकारी का नाम बताना। ऑप्शन है किरण बेदी, जो भारत की प्रथम क्या है, आईपीएस, महिला आईपीएस है, याद रखिएगा। दूसरा है आर श्रीलेखा, तीसरा है रूपा मुगदल और चौथा है आसिफ शेख। तो जिसका राइट आंसर है वो है किरण बेदी। तो आप रेमन मैग्सेसे पुरस्कार याद कर लीजिएगा। 1994 में तिहाड़ जेल में तो सम्मानित अधिकारी का नाम क्या है, किरण बेदी जी। और ये भारत की प्रथम महिला आईपीएस भी है। प्रेजेंट में ये हम बात करें, आई थिंक ये पांडुचेरी की गवर्नर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतिष्ठित भारतीय वैज्ञानिक का नाम बताइए जिन्होंने 2011 में प्रतिष्ठित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो 2011 में जो लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हमने किसे किया था। ऑप्शन ए हमारा प्रोफेसर यशपाल को, ऑप्शन बी है हमारा CNR राव को, ऑप्शन सी है हमारा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद को और ऑप्शन डी हमारा G माधवन नायर को। तो जो राइट आंसर है हमारा प्रोफेसर यशपाल को हमने 2011 में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की एक जो विशेष पुस्तक का नाम वो
विंग्स ऑफ फायर आपको याद रखना, ये बहुत बार पेपर में रिपीटेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अगस्त 2018 में मध्य प्रदेश में प्रतिष्ठित प्रसिद्ध कड़कनाथ चिकन को किसके द्वारा जीआई टैग दिया गया था। अब जीआई टैग की हम बात करते हैं, इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, जियो सेंचुरी। मतलब हम बताते हैं होता क्या। जियोग्राफिकल इंडिकेशन क्या कहलाता है कि एक विशेष एरिया में जो एक ऐसी चीज़ फेमस हो जिससे उस एरिया का नाम बढ़ जाए और वो चीज़ एक राष्ट्रीय प्रतीक, या राष्ट्रीय प्रतीक नहीं बोले तो हम बोले राष्ट्रीय एक मार्क के रूप में उसको, वो भौगोलिक स्थिति में फेमस हो, तो उसको हम बोलते हैं भाई जीआई टैग, या बोलते हैं भौगोलिक संकेतक। मतलब कि जैसे हम कड़कनाथ चिकन की बात करें तो ये मध्य प्रदेश के झाबुआ ज़िले में जो एरिया में सबसे ज़्यादा फेमस है। तो जो मध्य प्रदेश में जो कड़कनाथ चिकन को किसने दिया था, भौगोलिक संकेत दिया था, जीआई ने दिया था, ठीक है। और ये झाबुआ में पाया जाता है। और जो चिकन जो होता है ना, इसका जो मीट होता है वो टोटल ब्लैक कलर से होता है, साथ ही साथ फैट कम होता है और प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए जो चिकन होता है ये सबसे ज़्यादा कॉस्टली माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश की जाती है। आपने सुना होगा सरकार जो आपसे फसल खरीदती है साथ में उसको कुछ बोनस भी देती है, मतलब उससे कम रेट पे नहीं खरीदी और उतने क्विंटल पे आपको कुछ पैसा भी देती है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य देखते हैं सिफारिश करता है कौन। एक तो भारतीय खाद्य निगम करता है, दूसरा खाद्य और कृषि संगठन करता है, तीसरा कृषि लागत और कीमतों के लिए आयोग करता है, और चौथा है खाद्य एवं कृषि मंत्रालय करता है। तो जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो याद करिएगा, कृषि लागत और कीमतों के लिए जो आयोग बनाया जाता है वो तय करता है कि जो सबसे कम, जो न्यूनतम जो समर्थन मूल्य रखना है वो किस फसल का कितना रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बॉक्साइट पाया जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा छिंदवाड़ा, ऑप्शन बी हमारा कटनी, ऑप्शन सी हमारा बैतूल और ऑप्शन डी है धार। तो आपको याद रखना है कटनी में बॉक्साइट सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और सबसे ज़्यादा चूना या चूना नगरी भी किसको कहते हैं, हम कटनी को कहते हैं, याद रखिएगा। लेकिन बैतूल में ग्रेफाइट सबसे ज़्यादा होता है। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा ग्रेफाइट कहाँ पर होता है, बैतूल में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक पठार से उद्गमित नहीं होती है। चूँकि बताना है कि अमरकंटक पठार से कौन सी नदी नहीं निकलती है। ऑप्शन ए हमारा सोन, ऑप्शन बी हमारा बेतवा, ऑप्शन सी हमारा जोहिला और ऑप्शन डी हमारा नर्मदा। तो याद रखिएगा बेतवा। बेतवा नदी सिर्फ अमरकंटक से नहीं निकलती है, पर हम बात करते हैं सोन नदी, तो सोन नदी ऊपर ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलकर नर्मदा में मिल जाती है। और ये बात करते हैं जोहिला, वहीं की वहीं मिल निकल जाती है, और जो नर्मदा है वो पश्चिम में बहती हुई अरब सागर में गिर जाती है। तो बेतवा नदी याद करिएगा वहाँ से नहीं निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान सिंचाई दक्षता सुधार परियोजना के लिए आर्थिक रूप से मध्य प्रदेश की मदद करने के लिए सहमत हो गया है। ऑप्शन है हमारा एशियन विकास बैंक, ऑप्शन बी हमारा वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी हमारा न्यू डेवलपमेंट बैंक और ऑप्शन डी हमारा आरबीआई। तो मध्य प्रदेश में जो सिंचाई की दक्षता सुधार के लिए हमको कौन लोन दे रहा है, एशियाई विकास बैंक, याद करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एएआई निम्नलिखित में से कौन से एक परिचालित हवाई अड्डे का स्वामित्व रखरखाव किया जाता है। ऑप्शन है हमारा खंडवा, ऑप्शन बी हमारा पन्ना, ऑप्शन सी हमारा सतना और ऑप्शन डी हमारा खजुराहो। तो जो एआई जो है वो याद करिएगा, जो खजुराहो एयरपोर्ट का क्या करता है, परिचालित करता है, स्वामित्व भी करता है और रख रखाव भी करता है। खजुराहो के मंदिर आपको पता है छतरपुर में है, जो चंदेल शासकों ने बनाए थे 950 से 1050 ईस्वी के बीच में बनाए थे। और जो भारत का सबसे बड़ा नृत्य समारोह भी कहाँ पर होता है, खजुराहो में ही होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश के किस शहर में नवंबर 2017 में 62वीं सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप की मेजबानी की गई थी? ऑप्शन ए हमारा इंदौर, ऑप्शन बी हमारा जबलपुर, ऑप्शन सी है ग्वालियर और ऑप्शन डी है भोपाल। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंदौर। तो 62वीं जो सीनियर कुश्ती चैंपियनशिप हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? इंदौर। साथ ही साथ मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम, याद रखिएगा दोस्तों, इंडोर स्टेडियम कहाँ पर है? वो इंदौर में ही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वीरपुत्र, ये हिंदी का पोर्शन आ जाता है। फिलहाल एक क्वेश्चंस को हम और कंप्लीट कर लेते हैं। हिंदी के लिए मैं अलग से वीडियोस बनाऊंगा। फिलहाल चूंकि एमपी पुलिस में हिंदी नहीं आती तो मैं उसके वीडियो नहीं बना रहा हूँ, लेकिन हिंदी के पोर्शन अपन अलग से डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन एक पहला हम पढ़ लेते हैं, वीरपुत्र को जन्म देने वाली माता के लिए एक शब्द क्या कहलाता है? वीर प्रसू, वीर प्रसव, वीर प्रसून और वीर प्रभु। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वीर प्रसू। तो वीर पुत्र को जन्म देने वाली माता के लिए एक शब्द क्या कहलाता है? वीर प्रसू कहलाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम साथ में जीके के साथ जनरल साइंस को भी कवर कर लेते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा मैक्सिमम जो पेपर होते हैं मध्य प्रदेश या कहीं पे भी तो उसमें जनरल साइंस का पोर्शन भी आता है। तो फिलहाल हम जनरल साइंस के भी 20 क्वेश्चन को यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा साथ में साथ यहाँ मध्य प्रदेश का जीएस और जो हमारा साइंस है वो भी कंप्लीट होता चलेगा। तो अभी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, और उस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो फिलहाल चलते हैं आगे। क्वेश्चन है कि उपकला ऊतक शरीर स्तर से संबंधित है, तो जो पेशी ऊतक होगा वो किससे संबंधित होगा? तो यह है विद्युत परिवहन, ऑप्शन बी है भोजन एवं ऑक्सीजन का परिवहन, ऑप्शन सी है गति और ऑप्शन डी है आधार और पैनिक। तो जो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा पेशी ऊतक। क्योंकि आपने देखा होगा मसल टिश्यू, आपने देखा होगा जो हमारे बॉडी में जो हड्डियों के बीच से जो कनेक्टिविटी बनाए रखता है वो मसल टिश्यू बनाए रखता है। तो वो किससे, वो क्या प्रदान करता है? हमको गति प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, सीआई की परमाणु संख्या 17 है और द्रव्यमान है 35। इसके बने आयन में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या की गणना करनी है। तो सबसे पहले हम बताते हैं क्या होता है। जैसे कोई भी एक परमाणु होता है, उसके नाभिक में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है और बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। क्योंकि आपने पता होगा न्यूट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? 0। प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है प्लस, और जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऊपर चार्ज होता है माइनस। तो जब भी आपने देखा होगा कि जैसे दो परमाणु मिलकर एक नया परमाणु बना रहे हैं, तो याद रखिएगा वो अपने इलेक्ट्रॉन को एक्सचेंज करते हैं। क्योंकि बोला है कि स्याही की परमाणु संख्या कितनी है? 17 है और उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी है? 35। तो इसमें उनको न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बतानी है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूट्रॉन कितने रहेंगे? 18 रहेंगे, प्रोटॉन कितने रहेंगे? 17 रहेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो कितने रहेंगे? 18। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। देखिएगा ना, तो इसमें परमाणु संख्या तो उन्होंने 17 दी थी और द्रव्यमान संख्या कितनी थी? 35। तो ये हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि एक निकाय समुद्री जल में तैरता है लेकिन नदी के पानी में डूब जाता है। अब देखिए कई बार क्वेश्चन बना होगा कि नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान क्यों होता है। यदि आपने बहुत सारे पेपर दिए होंगे तो ये क्वेश्चंस कई बार बना, पर यहाँ पर उन्होंने ऐसा घुमा के पूछ दिया, बोला कोई भी चीज़ समुद्री जल में तैरता है लेकिन नदी के पानी में डूब जाता है, क्यों? ऑप्शन है, समझिएगा अच्छे से। समुद्री जल का घनत्व तो नदी के जल की तुलना में क्या होगा? कम। ऑप्शन बी, समुद्री जल का घनत्व तो नदी के जल की तुलना में क्या होगा? अधिक। ऑप्शन सी, समुद्री जल निकाय पर नदी के जल की तुलना में कम उत्प्रेक्षित बल लगाता है। ऑप्शन डी है, नदी का जल समुद्री जल से अधिक प्रदूषित होता है। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो समुद्री जल का घनत्व नदी के जल की तुलना में
अधिक होगा। याद रखिए क्या होगा, अधिक। तो आपको याद दिमाग को बिठा लेना है। तो जो समुद्र के जल का घनत्व क्या होता है, वो नदी के जल से अधिक होता है, इसलिए समुद्र में तैरना आसान होता है कंपेयर टू नदी में। इसलिए जो बड़े बड़े जहाज होते हैं ना, वो समुद्र में आसानी से तैर सकते हैं, लेकिन नदियों में क्या हो, तैर नहीं सकते, क्योंकि समुद्र के जल का घनत्व क्या होता है, ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि माता पिता अमीबा के 3 लगातार द्विधारी बाइनरी विखंडन से बनी अनुजात मतलब डॉटर अमीबा की संख्या खाली स्थान होती है। माता पिता अमीबा के 3 लगातार। ऑप्शन ए हमारा 8, ऑप्शन बी हमारा 16, ऑप्शन सी हमारा 4 और ऑप्शन डी हमारा 6। तो जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 8, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक सुझाव द्वारा जल जनित रोगों को रोका जा सकता है। आप जो जल से उत्पन्न जो रोग होते हैं उनको हम रोक सकते हैं। ऑप्शन ए खांसने के दौरान मुंह पर रुमाल रखकर, ऑप्शन बी सुरक्षित पेयजल प्रदान करके, ऑप्शन सी अत्यधिक भीड़ भाड़ वाले स्थान पर अनावरण या संपर्क को रोककर, ऑप्शन डी पड़ोस में मच्छरों के प्रजनन को रोककर। तो जल जनित जो रोग होते हैं ना, वो याद रखिएगा, यदि हम जो पानी है, पानी में ही आपने देखा होगा, जैसे अभी हम रेनिंग सीजन की बात करें तो इस टाइम पे बीमारियां सबसे ज़्यादा फैलती हैं, क्योंकि जो पानी के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं ना, वो सीधे सीधे आ जाते हैं। इसलिए हमको क्या है, जो बरसात में जो हम जो कॉरपोरेशन के जल का या फिर जो बोर का पानी यूज करते हैं, उसमें हमको आपने देखा होगा, उसको फ़िल्टर लगा के हम उसको पहले फ़िल्टर करते फिर पीना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे सबसे ज़्यादा जो पानी आता है उसमें बैक्टीरिया ज़्यादा आते हैं। तो हम क्या करते हैं, सुरक्षित पेयजल प्रदान करके उनको रोक सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो हमारा निम्नलिखित में से कौन सी मनुष्य की आहार नली का एक हिस्सा नहीं है। इसमें से बताना है मनुष्य की आहार नली का एक हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन ए हमारा श्वास नली, ऑप्शन बी हमारा आंत, ऑप्शन सी हमारा ग्रास नली और ऑप्शन डी हमारा मलाशय। तो याद रखिएगा, जो हमारी श्वास नली है वो आहार नली का एक हिस्सा नहीं है, लेकिन आंत में खाना जाता है, ठीक है, फिर ग्रास नली में भी जाता है और फिर मलाशय के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो श्वास नली है वो आहार नली का हिस्सा नहीं माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा कि पशुओं का भोजन जिसमें कम फाइबर और अपेक्षाकृत उच्च स्तर पर प्रोटीन होता है, उसे हम कहते हैं दुग्ध उत्पादित भोजन, सूक्ष्म पोषक, मोटा चारा या रफेज, या सांद्र या कॉन्सेंट्रेट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सांद्र या कॉन्टेक्ट। तो याद रखिएगा, कम फाइबर और उच्च प्रोटीन होता है तो वो क्या कहलाता है, सांद्र या कॉन्सेंट्रेट कहलाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि दूरी समय ग्राफ पर हर 2 घंटे के बाद ग्राफ 15 मिनट के लिए समय अक्ष के समानांतर एक सीधी रेखा होता है। यह दर्शाता क्या है। प्रत्येक 2 घंटे के बाद वाहन 15 मिनट के लिए विराम पर आता है। वाहन प्रत्येक 2 घंटे के बाद 15 मिनट के लिए एक समान चाल से चल रहा है। वाहन प्रत्येक 2 घंटे के बाद 15 मिनट के लिए अवतरण या मंदित करता है। और ऑप्शन डी है वाहन को प्रत्येक 2 घंटे के बाद 15 मिनट के लिए त्वरित किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, प्रत्येक 2 घंटे के बाद वाहन 15 मिनट के लिए क्या जाता है, विराम पर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि गैर संपर्क बल के उदाहरण निम्न हैं। ऑप्शन ए हमारा गुरुत्वीय बल और पेशी बल, ऑप्शन बी हमारा चुंबकीय बल और गुरुत्वीय बल और चुंबकीय बल, ऑप्शन सी हमारा घर्षीय बल और गुरुत्वीय बल और ऑप्शन डी हमारा पेशी बल और घर्षणीय बल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वो होगा गुरुत्वीय बल और चुंबकीय बल है, यही गैर संपर्क बल के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हम क्या बोलता है कि आमतौर पर विद्युत लेपन या इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली 4 धातुएं निम्न हैं। विद्युत लेपन में क्या क्या यूज होता है। ऑप्शन ए है हमारा कॉपर, सोना, जिंक, आयरन। तो इसमें से जो राइट आंसर होगा वही हम डायरेक्ट पढ़ते हैं। आपने तो जिंक कोटिंग का नाम सुना होगा, सोना का भी नाम सुना होगा, कॉपर और क्रोमियम का नाम सुना होगा। तो जो 4 धातु मेन क्या क्या हैं, क्रोमियम, जिंक,
सोना और कॉपर, जो कि सोना तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है तो उसको हम करते नहीं, लेकिन आपने जिंक कोटिंग का नाम सुना होगा गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में। तो क्रोमियम, जिंक, सोना और कॉपर आपको याद रखना है। कॉपर के बाहर का भी हमने नाम सुना, लेकिन सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी पूछे तो आपको चांदी याद रखना है। तो सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी किसकी होती है? चांदी की होती है। फिर उसके बाद कॉपर वायर का यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो क्वेश्चन है हमारा, यदि 1 किलोग्राम रेत को 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है और 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी में डाल दिया जाता है तो आधे घंटे के बाद तापमान क्या होगा? हमने 90 डिग्री तक गर्म किया और 30 डिग्री पर पानी में उसको डाल दिया, तो रेत का तापमान पानी के अंतिम तापमान से क्या होगा? कम होगा। रेत का तापमान पानी के अंतिम तापमान से क्या होगा? अधिक होगा। रेत और पानी का तापमान समान होगा और रेत का तापमान पहले घटा और फिर बढ़ा होगा। तो जो इसका राइट आंसर क्या होगा? रेत और पानी का तापमान समान होगा। देखो आप जैसे समझने के लिए पढ़ते हैं, तो चूंकि आपने देखा होगा जो हमारा नेचर का टेम्परेचर होता है, यदि हम कोई गर्म या ठंडी वस्तु रखें तो वो उस पर क्या आ जाती है? उसके इक्वल लेवल में आ जाती है। जैसे मैंने बात करूँ, मैं किसी लोहे को गर्म करूँ और उसको थोड़ी देर के लिए वायुमंडल में रख दूँ तो वो उसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा? वायुमंडल के टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार यदि हम बर्फ़ को यदि खुले वातावरण में रखेंगे तो वो पिघलती रहेगी, जब तक पिघलती रहेगी जब तक उसका टेम्परेचर हमारे एटमॉस्फेयर के बराबर नहीं हो जाए। सेम यही कंडीशन की बात हम बात करते हैं कोई ऐसी जगह जहाँ पर वातावरण क्या हो? ठंडा हो। जैसे हम ध्रुवों की बात करें तो यदि वहाँ पे पानी ले जाएंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? बर्फ़ जम जाएगी, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर उसके बराबर होगा जो उधर का वेदर है। तो याद रखिएगा दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि बोला विलयन जिनके कणों का आकार व्यास 1 nm का हो और 100 nm के बीच होता है वे क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर है वो कहलाते हैं कोलाइडी विलयन या कोलाइड कहलाते हैं, क्योंकि वो उनका व्यास इतना छोटा होता है वो हमको दिखाई ही नहीं पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा कि यदि एक जीव विभाजन के एकल तल में 2 समान टुकड़ों में काटा जाता है तो उस जीव को निम्न कहते हैं। पहला एक त्रिजित सममित, ऑप्शन बी असममित, ऑप्शन सी अनुप्रस्थ और ऑप्शन डी द्विपाश। तो इसका जो राइट आंसर वो होगा क्या? द्विपाश सममित सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, थल समीर कब चलती है? रात के दौरान, दिन के दौरान, पूरे दिन और हफ्ते में एक बार। तो जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो थल समीर चलती है रात के दौरान। इसको आप याद कर लीजिएगा। और आज का दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन है, पाश्चुकृत दूध को उबाले बिना भी उपयोग किया जा सकता है क्योंकि यह हानिकारक जीवों से मुक्त होता है और प्रक्रिया के दौरान दूध को लगभग खालिस्तान डिग्री पर गर्म किया जाता है। आपने पाश्चराइजेशन की 2 मेथड पढ़ी होंगी। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप लूसेंट में जो जो हमारा साइंस का पोर्शन है उसमें आप ये पोर्शन उठाइएगा, आपको जीव विज्ञान वाली पोर्शन मिलेगा। तो आप में 2 मेथड है, एक हाई टेम्परेचर है, एक लो टेम्परेचर। तो फिलहाल इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 15 से 30 सेकेंड के लिए हम उसको 70 डिग्री पर उबालेंगे। ये जो हाई डिग्री टेम्परेचर उसके लिए। तो आप यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप लूसेंट में देखिएगा, ये दूध का जो पाश्चराइजेशन वाला पोर्शन है उसमें आपको ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो दोस्तों आप बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा और बताइएगा यदि आप हमारे साथ टेस्ट दे रहे तो आपके नंबर कितने आए। साथ ही हमारे चैनल पर बना रहिएगा क्योंकि इस चैनल्स पे अब हम रेगुलर डेली जो मध्य प्रदेश पुलिस के लिए स्पेशली सीरीज चलाने वाले हैं, तो हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। हम अपनी ऑनलाइन क्लास ही प्रोवाइड करते हैं और हमारे फेसबुक ग्रुप को और फेसबुक जो पेज है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइए कैसा लगा। जय हिंद, धन्यवाद।